Hello everyone. Welcome back to another session of our interaction with the topper, and today with us is Swati Sharma, All India rank 17 of the recently declared result. Swati, first of all, congratulations. Thank you, sir. And great work done. That also with self preparation, staying at a place far away from Delhi. It's a great achievement, I would say. All the congratulations to you Thank you. and your family, क्योंकि अकेले तो नहीं होता है, सबका साथ चाहिए, राइट? तो स्वाति, पहला तो थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं कि जैसे तीसरा अटेम्प्ट था, सो पता था इस बार क्लियर हो जाएगा? नहीं सर, मेंस के लिखने के बाद थोड़ा आइडिया लग गया था कि मे बी लिस्ट में कहीं सिलेक्शन है, बट बिकॉज इंटरव्यू के आई थिंक नेक्स्ट मोमेंट से ही अनसर्टिनिटी फिर से किक इन हो जाती है कि आई डोंट नो क्या होने वाला है. तो ऑन द रिजल्ट डे वही व्हेन द PDF केम, आई पुट इन माई रोल नंबर एंड देन आई सॉ कि वो फर्स्ट पेज पे ही शो हो रहा है. आई कुड नॉट बिलीव इट. उसके बाद मैंने फिर से अपना रोल नंबर डाला. देन आई पुट इन माई नेम बिकॉज देवर टू स्वाति शर्माज इन मेन्स PDF. तो आई वॉज अनश्योर कि मेरा ही है ना कि नहीं है. देन आई सेंड इट टू माई फ्रेंड्स एंड देन दे कंग्रेचुलेटेड. बहुत सारों के ऑलरेडी मैसेजेस आ चुके थे. तो देन आई गॉट टू नो ओके फाइन मेरा ही है. How was the reaction of family? So it was overwhelming, especially my mother and father. They were like very happy. I could see that on their face कि they're feeling proud. It's a lot of struggle, right? Yes. क्योंकि सिविल सर्विस जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सिर्फ हम नहीं करते हैं, घर वाले भी साथ कर ही रहे हैं, राइट? वैसे स्वाति, जैसे ये तीसरा अटेम्प्ट था, सो पिछले 2 अटेम्प्ट्स का क्या एक्सपीरियंस रहा? So फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स आई कुड नॉट क्वालिफाई. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ही पेपर्स क्वालिफाई नहीं हुए थे. इन दिस सेकेंड अटेम्प्ट इन 2022 CSAT का पेपर क्लियर नहीं हुआ था. अच्छा. एंड देन इन दिस अटेम्प्ट प्रीलिम सक्सेसफुली हो गया. अच्छा, तो प्रीलिम ज़्यादा बड़ा ऑब्स्टेकल लगता है कंपेयर टू मेंस, राइट? कभी कभी. So for me, prelims was an obstacle, but there are students, in fact, in my friend group, जिनका prelims clear होता है हर बार. अच्छा. पर उनकी मेंस में इशू है. तो I think it's different for everybody. मेरे ख्याल से जो स्किल सेट है दोनों स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, वो थोड़े थोड़े अलग हैं. Yes. दोनों में मास्टरी होना इक्वली इंपॉर्टेंट है. अच्छा, जैसे हम CSAT की बात करते हैं, आपका CSAT क्लियर नहीं हुआ, जबकि GS मेरे ख्याल से शायद अच्छा गया हो, राइट? सो CSAT कैसे टैकल किया फिर? क्योंकि CSAT तो हर साल डिफ़िकल्ट ही बनता जा रहा है, ऐसा लग रहा है. पहले मैंने बुक्स से टॉपिक वाइज स्टार्ट किया एनालाइज करना कि मेरे कौन से टॉपिक्स वीक्स हैं. तो इससे मुझे ये पता चल गया था कि कॉम्प्रीहेंशन में उतना इशू नहीं है, थोड़ी 70-75% एक्यूरेसी आ जा रही है. सेकेंडली जो लॉजिकल रीजनिंग लोग कहते हैं वो मेरा सही था. तो उसमें आउट ऑफ 10 आई कुड ईजीली सॉल्व 8 एंड उसमें से सही भी हो जाते थे, ठीक. तो उसमें इशू नहीं था. मेन मेरे लिए ऑब्स्टिकल था क्वांट, बिकॉज आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड. तो हमारे लिए होता है, इनफैक्ट इट्स नॉट नेसेसरी सबके लिए हो, बट फॉर मी इट वाज. तो उसके लिए फिर मैंने एक क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था. उसके बाद फिर मैंने वहाँ से CSAT में, राइट? आई थिंक जिस तरीके से CSAT कॉम्प्लेक्स हो रहा है, अगर आपको, जैसे आपने एक इंट्रोस्पेक्शन किया, एक ऐसा इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आई नीड सम असिस्टेंस, आई थिंक वी शुड गो अहेड एंड टेक द असिस्टेंस. यस सर, डेफिनेटली, बिकॉज उससे आपकी प्रेपरेशन को एक डायरेक्शन मिल जाएगी और आपकी जो वीकनेस है आपको उसको सॉल्व कैसे करना है वो आ जाता है. बिकॉज जो भी है दिस प्रेपरेशन, आई थिंक जनरलिस्ट वाला जो आइडिया हम सेटअप करते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स शुड बी जनरलिस्ट, तो वो हम एक्सपर्टीज़ लाने में टाइम लगता है. तो अगर कोई ऑलरेडी किसी चीज़ में एक्सपर्ट है तो उनसे हेल्प लेने में आई डोंट थिंक पीछे हटना चाहिए. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको पेपर क्लियर करना है. इट्स नॉट अबाउट अ ईगो टसल ना कि मैं किसी से हेल्प नहीं लूँगा, राइट? जैसे स्वाति, आपने मेजरली आपका GS और ऑप्शनल दोनों अपने घर से तैयार किया है, राइट? सो जैसे GS है या ऑप्शनल है, एक एक करके पकड़ते हैं. सो ऑप्शनल पहले पकड़ते हैं. PS आ रहा है, and I think you have got the highest of scores this time, as it seems like. So 304, right? Yes. So अभी 304 अगर कोई PSIR में देख रहा है, तो what are the basic things that you did and what are the things that you avoided? Because अभी क्या होता है, यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन बोम्बार्डमेंट है कि हर दूसरे आदमी को लगता है कि ऐसे ही होगा. ऑल्दो सब्जेक्टिव होना चाहिए प्रिपरेशन, बट देयर आर सम बेसिक डूज एंड डोंट्स. सो आपने वो कैसे कवर किया? सर फर्स्टली जो आपने बात बोली कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्शन नहीं करनी है, आई थिंक मैंने कुछ बेसिक बुक्स रेफ़र की थी, उन्हीं को मैंने बेस बनाया था. आई थिंक मेन जो चेंज ये आया था कि मैंने करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था. बिकॉज हमारा जो पार्ट B है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, वो थोड़ा करंट ओरिएंटेड है. तो उसके लिए मैंने एवर नोट पे अपने डिजिटल नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे. पेपर वाइज अगर मुझे कोई भी कंटेंट मिलता था जो सिलेबस से
बिल्कुल क्लैश कर रहा है, ओवरलैप हाँ, कर रहा है, हाँ, तो मैं उसको वहाँ पे पेस्ट कर लेती थी। ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि जब मैंने एक्चुअल मेंस आता है प्रीलिम्स के बाद, तो आपका एक करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाता है और आपके नोट्स में भी एक अलग सा कंटेंट आता है, बिकॉज एवरीबडी इज़ रीडिंग द सेम थिंग, सो एब्सोल्युटली। यू हैव टू गेन एन एज टू गेट गुड मार्क्स। सर सेकेंडली आई वुड से कि मैंने टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में, सिलेबस में? सबके उनके 1 पेजर 2 पेजर नोट्स रेडी कर लिए थे। ओके। अब इनफैक्ट प्रीलिम्स के पहले, बिकॉज मेरा 3rd अटेम्प्ट था, सो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर मेंस। तो 2nd अटेम्प्ट के प्रीलिम्स नहीं होने के बाद से ही आई स्विच्ड टू मेंस प्रिपरेशन, एंड साइड बाय साइड 1-2 बुक्स जो हम प्रीलिम्स की मुझे लगता था मेरे वीक सब्जेक्ट्स है उन पे काम करती थी। अच्छा। तो ये कर लिया था, और ये दिसंबर तक, 22 के दिसंबर तक, क्योंकि 23 में अटेम्प्ट था, राइट। तो अराउंड प्रीलिम्स के स्विच करने से पहले मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर ली थी अपनी। ओके। एंड PYQs वेरी Yes. इंपॉर्टेंट, हम्म, उसके ऊपर मैंने एक एक क्वेश्चन लिख लिया था अपना हर एक टॉपिक से। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल थ्योरी हमारा फर्स्ट ये है, तो उसके ऊपर जो PYQs हैं वो थोड़े से कंसिस्टेंट है, वो रिपीट होते हैं, राइट, तो वो चीज़ थी। और एक पेपर अटेंड करने की स्ट्रैटेजी, राइट। वो मैंने उत्कर्ष त्रिवेदी सर के ब्लॉग से पढ़ा था, अच्छा। तो उससे मैंने सिर्फ थोड़ा सा चेंज लाया था अपनी स्ट्रैटेजी में। सर की रिकमेंडेशन ये थी कि पहले हमें 20 मार्कर, देन 15 मार्कर, देन 10 मार्कर अटेम्प्ट करने चाहिए। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी ये रखी थी कि मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करूँगी, बिकॉज व्हेन पेपर ओपन्स एग्जामिनर शुड हैव अ गुड फीलिंग, Yes. दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। एब्सोल्युटली यस। तो उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन वाइज अटेम्प्ट किए, एंड देन पेपर पार्ट बी जो होता है उसका जो 10 मार्कर की क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट के लिए लिखे। ये इसलिए भी था बिकॉज जो 10 मार्कर हैं वो उनके क्वेश्चंस या तो बहुत वेग हो जाते हैं कभी कभी, या तो हमारे पास कंटेंट होता है इतना सफिशिएंट कि वो हम लास्ट के जो प्रेशर के 20 मिनट्स होते हैं उसमें हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी अपनी अपनाई थी। और ऑप्शनल में एक और चीज़ है कि लोग कहते हैं स्कॉलर्स का बहुत ज़्यादा रोल है, सो रादर दैन स्कॉलर्स मुझे ये फ़ील हुआ अपना मेंस लिखने के बाद कि वो आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चेक कर रहे हैं सब्जेक्ट की रादर दैन स्कॉलर्स। एग्जैक्टली। इवन इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर एनी स्कॉलर, तो आप एटलीस्ट ये लिख दें एटलीस्ट कि आप उस चीज़ से क्या समझ रहे हैं। इफ़ यू कनेक्ट वो वाली चीज़ें, एप्लीकेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो इट शुड मेक सेंस ओवर देयर। यस, जो थियोरेटिकल पार्ट है अगर उससे कनेक्ट करके आप अपने पेपर को लिख रहे हैं तो भी आई थिंक गुड, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। सी आई विल टेल यू समथिंग, बिकॉज वो मार्क्स वाली बात आपने की। यस सर। देखिए जो जितने भी डिफरेंशियल मार्क्स आते हैं, मान लीजिए 10, 15, 20 मार्क्स मार्कर हैं, तो मेरा मानना है कि जब आप ये मान के चलते हैं कि मैं 20 मार्कर पहले लिखूंगा, तो आप दिमाग में एक एटीट्यूड लेके चल रहे हैं कि आपसे कुछ चीज़ें मिस होंगी। आप मेंटली इस चीज़ को सोचिए कि अगर हमें पूरा पेपर भरना है और हमें बहुत अच्छे से पता है कि यू गेट अ गारंटीड कॉल व्हेन यू राइट ऑल द क्वेश्चंस, लाइक यू कैन नॉट राइट सम 12 or 14 perfect answers so called and expect an interview call. You have to write like 19 or 20. तो आप जब ये मान के चलते कि नहीं मुझे तो पूरा ही पेपर लिखना है, नो हार्म इन स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 इटसेल्फ। नंबर 2, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है जब आप पेपर खोलते हैं, तो इंटेंस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स ऑन अ फ्यू इनिशियल क्वेश्चंस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 विद दैट, बिकॉज आपका एग्जामिनर भी 1, 2, 3 से ही चेक करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो 20th पे पहले चला जाएगा कि आपने 20th लिखा होगा तो मैं 20th देख लूँ, वो तो 1, 2, 3 से देखेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, impression created on the initial questions matters a lot. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो कि अगर आपके बुनियादी जो पहले इंपॉर्टेंट इनिशियल क्वेश्चंस होते हैं आपने उनमें अच्छा कंटेंट लिखा है, तो आगे चल के अगर आप थोड़ा सा किसी में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर दें तो यू आर नॉट पनिश्ड अ लॉट, रादर यू आर रिवॉर्डेड फॉर इट। सो आई थिंक उसके हिसाब से आई विल से कि स्ट्रैटेजी डेफिनेटली होनी चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग आई थिंक मेंटली वी शुड ऑल बी फीलिंग वन थिंग दैट वी हैव टू कवर द फुल पेपर, राइट? आई थिंक आपने भी पूरा ही पेपर किया होगा, दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्वाति, लेट्स टॉक अबाउट GS, राइट? अब GS में वैसे तो 4 पेपर हैं, राइट? लेकिन अभी प्रीलिम्स और मेंस अगर हम 2 फेज़ में डिवाइड कर दें, तो जैसे पहले आपने कहा कि दिसंबर तक आपका मेंस तैयार था, इससे पहले कि आप कंप्लीट प्रीलिम फेज़ में जाएं, तो जो पहला वाला फेज़ था जब आप मेंस के लिए तैयारी कर रही थी, तो आपने क्या क्या चीज़ें की? सर स्ट्रैटेजी ब्रॉडली ऑप्शनल और GS की मेरे लिए सेम ही थी, सेम वही सिलेबस के पॉइंटर्स को उठा के सबके 1 पेजर 2 पेजर नोट्स, दैट वाज माय फर्स्ट थिंग। मैंने किसी टॉपर की ये स्ट्रैटेजी सुनी थी कि एटलीस्ट सिलेबस के हर पॉइंट के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप होनी चाहिए, बिल्कुल। तो वो एक चीज़ थी। बाकी GS 1 के लिए जो
सब टॉपर्स बुक रेफ़र करते हैं, वही बुक्स कही थी, NCERTs एंड देन स्टैंडर्ड बुक्स, एडिंग देम विद करंट अफेयर्स। यस। GS2 के लिए मेरा ऑप्शनल PSIR था, तो हाँ, तो कितना हेल्प किया वो GS2 के लिए? IR वाले सेक्शन के लिए कह सकते हैं हेल्प किया, और पॉलिटी वाले पार्ट के लिए, बट गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इन सब के लिए मैंने वाजीराम की येलो बुक रेफ़र की थी, अच्छा। बिकॉज वो थोड़ा कंटेंट का इशू आ जाता है कि क्या है, तो सेम थिंग, इफ़ वी आर नॉट गेटिंग एक्सपर्टीज़ कहीं और से मिल रही है अगर, तो वी शुड टेक इट, तो वी शुड टेक इट। एब्सोल्युटली। द मेन पॉइंट इज़ कि आपके सिलेबस में जो टर्म्स हैं उनके ऊपर आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप एक 10 मार्कर या 15 मार्कर कमांड होनी चाहिए आपके पास सिंपली नॉलेज की उस चीज़ के ऊपर। बाकी वैल्यू एडिशन तो जब हम मेंस के तरफ स्विच करते हैं तो वो आ जाती है, वो तो अपने आप आ जाता है। वैसे करंट अफेयर्स कैसे कवर किया इनको? जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी कितनी रेगुलर थी? तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो रेगुलर थी। अच्छा। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे एक वैल्यू एडिशन मैंने ये सोचा था कि मैं न्यूज़पेपर से ही करूँगी, बिकॉज काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं जो न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, एब्सोल्युटली। उनके पास हमारे से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है, तो वो चीज़ हम ऐड कर लें तो वो आई थिंक थोड़ा अच्छा लगता है। I think you've done a very smart preparation staying away from Delhi, where you have cherry picked the best of the things which is available and have incorporated that into your preparation. Yes, sir. Right? I think that's more of a hit and trial method से हम सीखते हैं धीरे धीरे। अच्छा, जैसे प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज में आते हैं, जब आप जनवरी से मई तक तैयारी करते हैं, तो वो आपने कैसे टैकल किया? सर फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में इतना आइडिया लग गया था कि GS में स्कोर आ जाएगा कट ऑफ से ऊपर, थोड़ा आइडिया लग गया था कि कौन से सब्जेक्ट्स वीक है। फॉर मी हिस्ट्री वाज अ वीक थिंग, अच्छा। मुझे डेट्स याद नहीं होते थे और पोजीशंस, जो लोकेशंस हैं वो याद नहीं होती थी। तो फॉर दिस अटेम्प्ट आई यूज़ दिस मैप वाला मेथड। अच्छा। समबडी रिकमेंडेड मी कि मैप्स के थ्रू एक बार ट्राई कर लो। तो मैप्स मैंने जो NCERTs में बहुत सारे मैप्स हैं, मैंने उनको लेके पेस्ट कर करके उनका प्रिंट आउट करवा लिया था। अच्छा। फिर जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन है, तो हरप्पन सिविलाइजेशन की जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती थी मुझे, मैंने वो इस एक पेज जो मैप वाला पेज है और अच्छा। उसके पीछे वाले पेज पे बस उतनी पेज पे ही लिखा था। अच्छा। सेम स्ट्रैटेजी मैंने ज्योग्राफी के लिए अपनी फॉलो की थी, मैप्स के थ्रू रिवर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क जो इन्वायरमेंट का पार्ट है। Right. सेम पॉलिटी के लिए तो मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत की थी और जो हम मंथली मैगजीन्स वगैरह पढ़ते बेसिक जो करते हैं। हैं, हाँ। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आई थिंक करंट अफेयर्स सही हैं। बाकी बायोलॉजी की NCERT की बुक जो मेनली basic सब कुछ पढ़ते papers हैं, हाँ। वही सिमिलर बुक्स। तो मतलब पॉइंट ये है कि बात बुक लिस्ट की नहीं है, नहीं, वो तो शायद सब मोटा मोटा वही फॉलो कर रहे हैं, राइट? तरीका ये कि हम उनको पढ़ते कैसे हैं, तो कितना PYQ एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, कितनी तरीके से हम वो 1 पेजर या 2 पेजर नोट्स बनाते हैं, राइट? सर PYQs के अलावा आई थिंक दिस अटेम्प्ट में मैंने अपने क्वेश्चंस के डाइवर्सिटी को थोड़ा बढ़ाया, क्योंकि पहले मैं एक ही तरीके के क्वेश्चंस करती थी। अच्छा। इस बार मैंने ट्राई किया कि अलग अलग कोचिंग वगैरह के क्वेश्चंस सॉल्व करूं। राइट राइट, So सो that डाइवर्सिटी समझ में आएगी कहाँ पे क्या आ रहा है। हाँ, अच्छा, आपने कोई टेस्ट सीरीज लगाई थी प्रीलिम्स के लिए? सो वाजीराम की लगाई थी मैंने। अच्छा, कैसा रहा वो? फिर कैसे प्लान किया, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया? स्टार्टिंग में तो स्कोर कम आते हैं पर फिर उससे एटलीस्ट ये आइडिया लग जाता है कि मतलब जैसे मुझे ये पता चल गया था कि मेरी पॉलिटी स्ट्रांग हो गई है, एंड आई थिंक वो मेरे बैकग्राउंड की वजह से भी हो सकता एब्सोल्युटली। है। एंड इकोनॉमी में थोड़ा काम करना है, ये स्टार्टिंग में पता चल गया कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी काफ़ी सारे टर्म्स की। आई थिंक इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मायने रखती है। बहुत ज़्यादा। चीज़ें काम कैसे कर रही हैं अगर ये पता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। राइट। तो ये सारी चीज़ें पता चल गई। जैसे मैंने कहा हिस्ट्री मेरा वीक था, तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री अगर टू बी स्पेसिफिक वो ज़्यादा वीक था। अच्छा। तो डेट्स, क्रोनोलॉजी कैसे सेट करनी है, उसको रिवाइज करना है, ये सारे आइडियाज़ लग जाते हैं किसी अच्छा, भी एक चीज़ टेस्ट। बताइए, जो टेस्ट हम अपेयर करते हैं, हम इनको टेस्ट को भी रिवाइज करना चाहिए? सर रिवाइज तो नहीं, मैं टेस्ट को सॉल्व करके उसके हाफ एन आवर का ब्रेक लेके उसके बाद टेस्ट में जो रॉन्ग हुए हैं मेरे या जो करेक्ट हुए हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम अपनी इंट्यूशन के हिसाब से मार्क करते हैं, वो सही हो जाते हैं। राइट। तो आई मेंटेन्ड अ सेपरेट रजिस्टर, जो टॉपर्स आई थिंक रिकमेंड भी करते थे कि उसमें आप अपने फ्लॉज और लिखते जाइए। वो वही वाली स्ट्रैटेजी मैंने भी अपनाई थी। और वो जो सेम बुक नोटबुक थी वो मैंने अपने लास्ट 1 वीक 15 डेज़ की प्रिपरेशन में बहुत बार रिवाइज की थी। अच्छा। इवन इफ मेरा गवर्नर का क्वेश्चन गलत होता था तो मैं वो भी लिखती थी कि दिस वाज एन इजी क्वेश्चन बट यू डिड इट रॉन्ग। सो दैट लेवल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन यू हैड कि हाँ मुझे समझ में आना चाहिए मैं कहाँ सही और कहाँ गलत हूँ, राइट? बिकॉज ऑफ पॉलिटी इकोनॉमी के क्वेश्चंस आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो सही करते हैं, तो अगर आप वो भी गलत कर रहे हैं तो फिर आप रेस से आई थिंक थोड़ा पीछे हो जाते हैं उसी टाइम। एब्सोल्युटली, जो सब सही कर रहे हैं वो तो सही करना है ही,
उसके ऊपर कुछ और सही करने हैं ताकि हम आगे बढ़ें। Yes. अच्छा, स्वाति, थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं। जैसे आप जमशेदपुर में रही हैं, राइट? दिल्ली हब माना जाता है सिविल सर्विसेज का। बहुत लोग जब सोचते हैं कि सिविल सर्विस प्रिपेयर करना है तो दिल्ली आना मानते हैं। वैसे अभी ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं तो काफ़ी सारे लोग घर से भी करते हैं। आई एम श्योर आपको भी बहुत लोग पूछते होंगे क्या करें क्या नहीं करें, तो आपका जैसे क्या अंडरस्टैंडिंग है उसका? सर मैं 2 साल जब घर पे प्रिपेयर किया था तो मेजर इशू मुझे यही था कि मुझे रिसोर्सेज पता थे, मुझे पता था कि कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दैट वाज अ बिग इशू यस, एंड प्रॉपर गाइडेंस की। ठीक है, अगर तुम्हारे ये वाले सब्जेक्ट में वीक हैं तो तुम ऐसे कर लो या वैसे कर लो, वो टेलर वाली मेड चीज़। अप्रोच जो होता है कि हाँ, इसके लिए ये करना सही रहेगा, राइट? स्पेशली आंसर राइटिंग के लिए आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत हमारी ज़्यादा, स्ट्रक्चरिंग ख़राब है या हमारा कंटेंट ख़राब है, ये समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। राइट। और सिलेबस मेंस का इतना बड़ा है कि उसको कवर भी करना है, अच्छा कंटेंट भी चाहिए, प्रेजेंटेशन आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी मेंस वेरी के लिए। इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने फेस की थी अपने स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स में, आई वुड से कि मैं 2022 के नवंबर दिसंबर में दिल्ली आई थी। देन मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। अच्छा, तो फिर वो सेक्शनल टेस्ट लगाते लगाते वो आइडिया लग गया था कि ठीक है, अब ये गलती हो रही थी पिछले राइट, 2 अटेम्प्ट हाँ में, हाँ, अब नहीं होगी। अच्छा, एंड फिर प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद फिर मेंस का थोड़ा और आइडिया मिल गया। तो दिल्ली आने का मुझे ये पर्टिकुलर फ़ायदा हुआ था कि मुझे गाइडेंस मिल गई थी एक अच्छी, राइट। थ्रू माय पीयर ग्रुप्स। एक डायरेक्शन भी मिल जाता है काफ़ी कि ये करना सही रहेगा, शायद ये चीज़ हमें दूर से नहीं समझ में आ रही थी, राइट? बिल्कुल, बट सर अगर किसी के कोई ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे यूपीएससी का थोड़ा भी गाइडेंस मिल रहा है, सो आई वुड से कि ऑनलाइन कोचिंग रिसोर्सेज हेल्प कर देती हैं। बट जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे ये कल्चर बिल्कुल भी मतलब नहीं है, तो इट राइट। वाज एन इशू फॉर मी। So how was the reaction of your area people when you got selected? So it was like life changing sort of thing Absolutely. because everybody suddenly knows you हाँ, and yes. they come and they felicitate you, they are Yes. happy for you. And you know the best thing is that you can do something back for them also. Yes, sir. That's where the satisfaction also comes, that I'll be going back, because the rank that you have, by all chances you'll be going back to your state. You have all the opportunities of the world to do something good to those people who will not say what you are saying today कि जहाँ से मैं आई हूँ सर वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो यू कैन मेक दैट लिटिल डिफरेंस इन देयर लाइफ कि आगे आने वाला जनरेशन ही बोलेगा कि नहीं, हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है दिल्ली को, राइट? अच्छा, स्वाति, जैसे टोटल सिविल सर्विस को देखते हैं, हम देखते हैं कई सारे लोग कई सारे अटैम्प्ट्स दिए जा रहे हैं। कई सारे लोग आते हैं बोलते हैं नहीं मैं तो बस 3 या 4 ही अटैम्प्ट दूंगा। तो आपको इसको देख कैसे, क्या है आपके दिमाग में क्या था कि नहीं मैं 2, 3, 4 अटैम्प्ट ही दूंगी, या नहीं आई विल ट्राई टिल द टाइम आई बिकम IAS ऑफिसर? तो कैसा सोचना था उसके बारे में? सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट बाय हार्ट आई न्यू दैट आई वुड नॉट गेट सिलेक्टेड दिस टाइम, बिकॉज आई थिंक वो प्रीलिम्स देने के बाद की चेक करते हैं फील आ जाती तो है आइडिया लग जाता है कि पेपर अच्छा नहीं गया है। जी। बट आई थिंक दिस वाज माई सेकेंड सीरियस अटेम्प्ट आई वुड से। हाँ, आई थिंक 2 से 3 सीरियस अटेम्प्ट के बाद इतना तो आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। अच्छा, तो सर आई थिंक यहाँ से 2 रास्ते हैं, मतलब जिस रोड पे भी जो ट्रैवल करना चाहें। राइट राइट, एक तो हो सकता है कि हम अपने मिस्टेक्स को रिजॉल्व कर लें, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, रिसोर्स की कमी है, कंटेंट इनरिचमेंट की कमी है, या टेक्निक ऑफ सॉल्विंग MCQs है, राइट, या इंटरव्यू में पर्सनालिटी को लेके कुछ इशू है, या फिर अपनी नर्वसनेस, पैनिक, कामनेस, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ बहुत मायने रखती राइट है। राइट, या फिर दूसरी चीज़ है, या तो आप किसी प्लान बी के साथ स्विच कर सकते हैं। राइट, तो मेरा पर्टिकुलर ये था कि मे बी अगर इस अटेम्प्ट में नहीं होता तो आई वुड हैव थॉट ऑफ स्विचिंग टूवर्ड स्टेट सर्विसेज, बिकॉज मैंने अपने पीयर ग्रुप में देखे हैं लोगों को जिनका 4 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं होता है। Right. तो दे सजेस्टेड मी कि मतलब टेक अ स्मार्ट गेस, मतलब पूरी लाइफ तो अगर तुम्हें नहीं बितानी है इसके पीछे एंड यू वांट टू कीप योर ड्रीम इंटैक्ट, तो ट्राई टू डू इट, ट्राई टू सप्लीमेंट इट विद समथिंग। Yes. सो आई थिंक चॉइस है सबकी। बाकी आई थिंक एग्ज़ाम को एक्सेल करना है तो अपनी मिस्टेक्स पे काम करके उनको इम्प्रूव करना, अपने आप की इंट्रोस्पेक्शन जैसे आपने कहा, राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, टेल मी समथिंग, जैसे इंटरव्यू में वी मेट, राइट? सो इंटरव्यू प्रोग्राम, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट इंटरव्यू टाइम। तो सबसे पहला तो ये है कि हॉबीज़, ये हॉबीज़ 2 महीने में तो नहीं बनते हैं, तो इस सेक्शन को डील कैसे किया जाए? सर मेरी हॉबीज़ पर्टिकुलरली ऐसी थी जो मैं एक्चुअल में प्रैक्टिस करती थी, लाइक रीडिंग फिक्शन, ये एक मेरी हॉबी थी, और मंडाला आर्ट मेरी एक हॉबी है, हाँ, और हैना मेरी एक हॉबी है। तो हैना तो आई थिंक मैं महीने में 2 बार कर ही लेती कर ही थी, लेती हैं, बिकॉज इट वॉज लाइक अ सूदिंग एक्सपीरियंस टू मी।
Did they ask you any question in the interview with this? So not from henna, but from mandala. They asked from Yes. origin and all that of mandala. अच्छा. And what do I think about mandala? How do I practice it? Fiction के ऊपर तो कोई question नहीं था. And books, I am a lover of books, so it was not a difficult task for me to maintain Yes. my hobby. So you have to be original, right? Yes, What sir. happens over there? अच्छा, during that course of maybe 2 months, 2.5 months, 3 months, जितना भी मिलता है, it's a test of personality, right? So how do we excel, or rather in a say evolve ourselves, or rather we cannot evolve? Personality तो हमारी वही रहती है. We have to work on presentation. What do you think? So मुझे particularly time नहीं मिला ज़्यादा because 19th December को schedule आया था and हाँ. my interview was on 15th of January. अच्छा, So okay. it was very less time and means के बाद ऐसा होता है कि हम books को त्याग देते हैं कुछ time के लिए. जी, बिल्कुल. अब नहीं पढ़ना, means में बहुत पढ़ लिया है. तो उस टाइम न्यूज़पेपर से भी टच टूट जाता है. Right. तो दैट वाज अ थिंग कि बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उस टाइम हो गई थी. G20 की मीट्स ये सब, तो मैं वो सब अच्छे से कवर अप नहीं कर पाई थी. अच्छा. तो मैंने ये किया था कि क्वेश्चंस मिलते हैं. इनफैक्ट वाजीराम के थ्रू भी मुझे एक क्वेश्चनर मिला था टॉपिक वाइज एंड स्टेट का एक मिलता है. मैंने अपने झारखंड स्टेट सर वो उस क्वेश्चनर से प्रिपेयर किया था. हाँ, मुझे याद है एक हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया था. हाँ. और हम उसमें हर स्टेट का डाला करते थे. आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम मेनी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कि सर स्टेट वाले सवाल तो यहीं से कवर हो गए थे हमारे. सर बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं स्टेट में बिकॉज मेरी स्टेट में मैं बहुत बाद में गई थी. मेरे फादर डिफेंस में थे तो मैंने अपनी 12th और डिग्री सिर्फ वहाँ से की है. अच्छा. उससे पहले आई हैव लिव्ड इन मेनी स्टेट्स. तो झारखंड का उतना एक्सपीरियंस था नहीं. तो उस क्वेश्चनर से मुझे एक वाइड आइडिया लग गया था कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय स्टेट. तो वो एक चीज़ होती है जो अच्छी है. एंड सर सेकेंडली आई थिंक बाकी जो चीज़ें हैं उन पे वर्क करने से बेसिक तो आपको फिगर आउट करना ही पड़ेगा कि क्या चीज़ें सही जा रही है, क्या चीज़ें. न्यूज़पेपर रीडिंग और करंट अफेयर्स को अगर हम थोड़ा ठीक कर लें आई थिंक तो हो जाएगा. राइट. और आपका बोर्ड कौन सा था? सुमन शर्मा मैम. अच्छा. हाउ वाज इट? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? So I think it was very different what I felt in mocks. तो मेरा तो total opposite गया था because in my mocks I got this consistent thing कि I look nervous and all that. I think it helped me because yes, obviously it's a feedback. So yes, you sir. improve every time you go to another interview, right? So I when I walked through that path तो मुझे लगा कि okay ये consistent मिला है. You do not have to appear nervous. मतलब काम रहो, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा. हाँ, वैसे भी वहाँ जाने के बाद फिर जो होगा देखा ही जाएगा. Yes, sir. Right, great. Anyways, whatsoever it was, you had an awesome rank. You have an awesome rank, and I hope you'll make a lot of difference when you go to your place back as a district collector. By all chances, next time we'll be inviting you as a DC maybe, right? So, Swati, thank you very much for coming. And thank you very much for the interaction. I hope it'll help a lot students to get an idea कि introspection बहुत ज़रूरी है. आपको अगर कहीं पे मदद चाहिए वो मदद आप लीजिए. Yes. पीछे मत आइए वहाँ से. बट एंड ऑफ द डे डू रिमेंबर वन थिंग कि मेहनत तो आप ही को करनी है. हाँ सर, बिल्कुल. आई थिंक कोई भी आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन गाइडेंस दे सकते हैं, बट जो सेल्फ स्टडी की जो रोल है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आई थिंक फॉर द कमिंग टाइम्स इंडिस्पेंसिबल है. वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है. अपनी स्ट्रैटेजी आई थिंक हर इंसान को खुद से ही बनानी चाहिए बिकॉज एवरी पर्सन इज़ अ डिफरेंट पर्सन. सबके पोटेंशियल वीकनेस अलग अलग हैं. तो आई थिंक वो रिकग्नाइज करके आगे एक्सेल करना चाहिए. Right. So again, let me add. So थोड़ा सा right of resources, right of assistance, tailor-made approach जो आपके लिए सही है. And end of the day, everything on one side, hard work on the other side. It's a confidence. And you are a living example of that because as you said, you come from a place जहाँ पे वो environment भी नहीं है. दिल्ली में तो वो आसान हो जाता है क्योंकि आपको हर दूसरा बंदा सिविल के लिए प्रिपेयर करता मिलेगा. Coming from a place like that and clicking such a prestigious job, it by itself tells about the amount of hard work that you have put. Anyways, congratulations again. I hope you do great amount of good work and we read more about you Yes, in future. Definitely. So thank you very much for coming. Thank you, sir. Thank you.